केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की जो यूट्यूब क्लास है उसके अंदर आप सभी का स्वागत है। तो अपन जो फिजिकल ज्योग्राफी है, भौतिक भूगोल, उसके जो कंटिन्यू टॉपिक है वन बाय वन वो देख रहे थे। तो अभी जो अपना लेसन है चट्टान या रॉक्स है, जो फिफ्थ लेसन है, ये जो फिफ्थ लेसन है वो चट्टान या रॉक्स है उसके ऊपर पूरा है। अब सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि जो चट्टान है किसे कहेंगे। चट्टान का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से है, चट्टानें हैं वो बनती कैसे हैं, उसके बनने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती हैं। तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है इन चट्टानों के ऊपर है, वो डिफेंड है। तो देखिए अपन ये बात करते हैं कि जो अपना स्थल मंडल है, ये जो अपना स्थल मंडल है या जो लिथोस्फीयर है, इसके अंदर अपन देखें कि जो स्थल मंडल है वो जैसे अपने पढ़ा था कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना थी उसमें अलग अलग जो परतें हैं वो पाई जाती थी, लेयर है वो पाई जाती थी। तो अपने अलग अलग विद्वान हैं उनके अनुसार अलग अलग परतें पढ़ी थी और एक सामान्य वर्गीकरण में पढ़ा था जिसको अभिनव मत के माध्यम से इसको पढ़ा था। तो एक तो था क्रस्ट, मेंटिल और पुक, और ये जो अभिनव मत था, रिसेंट ट्रेंड था, उसके अनुसार था। अभी अपन बात करेंगे कि जो आर्थर होम्स महोदय है, इन्होंने आपको पता है कि जो पृथ्वी की आंतरिक परतें बताई है, आंतरिक भाग की जो परतें हैं उसको इन्होंने दो भागों में बांटा है। पहला क्रस्ट, दूसरा है अधस्तर। पता है कि ये जो परत है वो Cr प्लस ऊपरी सीमा से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है ना। यानी जो क्रस्ट होगा वो Cr और ऊपरी सीमा का, और ये जो अधस्तर है उस निचली सीमा का है। तो देखिए अब ये जो क्रस्ट वाली जो परत है जो Cr तथा ऊपरी सीमा है उससे मिलकर बनी है, तो अपन देखिए जो ये स्थलीय भाग है जो लिथोस्फीयर है, इसके अंतर्गत ये जो क्रस्ट वाली परत है वो इसका भाग मानी जाती है स्थल मंडल की। मतलब इसको समझाने का मतलब ये है कि जो क्रस्ट तथा अधस्तर है उसमें जो स्थल मंडल लिथोस्फीयर है, वो जो क्रस्ट की जो परत है उस क्रस्ट का जो ऊपर उठा हुआ भाग है जो कि स्थल को ही क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। यानी जो क्रस्ट है यानी स्थल मंडल किसे कहेंगे, तो जो क्रस्ट है उस क्रस्ट का जो ऊपर उठा हुआ भाग है
जो स्थल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्थल मंडल कहेंगे। अब स्थल मंडल का महत्व ये है कि जो महाद्वीपीय जो भाग है वो पूरा का पूरा इस स्थल मंडल का भाग है, वो माना जाएगा। तो जो चट्टान है वो मुख्य रूप से जो स्थल मंडल है, लिथोस्फीयर है, उसी भाग के अंदर पाई जाती है। चाहे वो आग्नेय चट्टानों की बात की जाए, अवसादी की बात की जाए, या कायांतरित रूपांतरित चट्टानों की बात की जाए। यानी कहने का मतलब जो स्थल मंडल है वो चट्टानों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, वो माना जाता है। अब जो क्रस्ट का ऊपर उठा हुआ भाग है जो स्थल को प्रदर्शित करेगा, वही क्या कहलाएगा, स्थल मंडल कहलाएगा। तो अभी अपन देखेंगे कि स्थल मंडल तो देख लिया कि जो क्रस्ट का ऊपर उठा हुआ वो भाग है जो स्थल को प्रदर्शित करेगा, वही क्या है, स्थल मंडल है। अब अपन देखते हैं कि ये चट्टान है या जो सेल है, ये क्या होती है। सेल या जो चट्टान है वो किसे कहते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि चट्टान तो अपन पढ़ेंगे, लेकिन चट्टान है उसको किस रूप में परिभाषित किया जाएगा। तो अपन देखिए, जो भूगर्भ शास्त्र है, जियोलॉजी है, तथा जो भूगोल है, जियोग्राफी है, तो भूगर्भ शास्त्र तथा जो भूगोल है, इन दोनों में ये जो चट्टान है यानी जो जियोलॉजी है तथा जो ज्योग्राफी है, उसके अंदर जो चट्टान शब्द है उसका एक विस्तृत रूप में अर्थ लिया जाएगा। सिर्फ अपन यूँ नहीं कहेंगे कि जो पत्थर होता है चाहे वो मुलायम भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है। वैसे अपन देखेंगे चाहे कोई भी पत्थर है वह मुलायम हो या कठोर हो, उन सभी को अपन चट्टान है या सेल का रूप है वो मानते हैं। लेकिन इन दोनों जो सब्जेक्ट है, भूगर्भ शास्त्र तथा जो भूगोल है, उसके अंदर एक विस्तृत जो शब्द है उस रूप में जो चट्टान शब्द है उसका है वो उपयोग किया जाता है। तो देखिए, अब अपन देखिए कि जो चट्टान है वो उसको जो भूगर्भ शास्त्र या जो भूगोल है उसके किस रूप में उसकी जो परिभाषा है वो ली जाती है। तो देखिए, जो अपनी भू प्रॉपर्टी है, जिसको इंग्लिश के अंदर क्रस्ट बोलेंगे। अब ये जो भू प्रॉपर्टी या जो क्रस्ट है, उसमें जो भी पदार्थ पाया जाएगा, कोई भी पदार्थ का मतलब चाहे कोई भी खनिज हो, चाहे वो कठोर हो चाहे मुलायम हो, उन सभी को अपन एक चट्टान या सेल का रूप मानेंगे। कहने का मतलब सीधी सी बात ये हुई कि जो भू प्रॉपर्टी या जो क्रस्ट है उसमें जो भी पदार्थ सम्मिलित होता है, उसका चाहे रूप कठोर रूप हो या चाहे वो मुलायम रूप हो, उन सभी को अपन क्या मानते हैं, वो सेल या चट्टान होती है। मतलब जो भू प्रॉपर्टी है उसमें जो भी पदार्थ है, चाहे वो कोई भी पदार्थ पाया जाता है, तो उन पदार्थों को, और वो पदार्थ कोमल भी हो सकता है और कठोर भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है और सॉफ्ट भी हो सकता है, तो उन सभी को ही अपन एक जो शब्द देते हैं उस शब्द को क्या बोलेंगे, चट्टान या सेल कहा जाएगा। यानी सीधा सा अर्थ ये हुआ
कि भू प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो भी पदार्थ पाया जाता है, चाहे वो कोमल हो या मुलायम, कोमल या मुलायम हो सकता है, कठोर भी हो सकता है, तो उन सभी को अपन चट्टान या सेल कहेंगे। अब एक इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे ग्रेनाइट होता है, ये भी एक सेल है। अब ये जो ग्रेनाइट है, बालू का पत्थर भी हो सकता है, ये दोनों चट्टान तो है, क्योंकि भू प्रॉपर्टी के अंदर जो भी पदार्थ पाया जाएगा, चाहे वो कठोर हो या मुलायम हो, उसको अपन चट्टान बोलेंगे। लेकिन ये दोनों जो पत्थर का रूप है, ग्रेनाइट तथा बालू का पत्थर है, वो क्या है, कठोर है, बहुत ज़्यादा कठोर होगा। क्योंकि जो ग्रेनाइट सेल है और बालू का है, इनका जो स्वभाव है वो कठोर है। अपन देखिए जो ग्रेनाइट होती है, ग्रेनाइट जो पत्थर आता है, स्टोन आता है ग्रेनाइट का, वो क्या होता है, वो कठोर होती है। दूसरी तरफ अपन देखते हैं कि सिक्का हो सकती है, जिसको इंग्लिश के अंदर क्ले बोलते हैं। रेत का ढेर भी हो सकता है। अब अपन देखिए एक तरफ इतना हार्ड पत्थर है ग्रेनाइट या बालू का पत्थर, दूसरी तरफ जो सिक्का है, मिट्टी है और रेत का ढेर है, वो हो सकता है। लेकिन ये दोनों क्या है, कोमल है। तो एक तरफ तो अपन देखिए चाहे कोई भी पदार्थ है वो कितना भी कठोर है, ग्रेनाइट जैसा कठोर है, दूसरी तरफ सिक्का जैसा क्या है, कोमल है। तो चाहे ग्रेनाइट जितना कठोर हो या जो क्ले है वो जितना कोमल हो, सॉफ्ट हो, इन सभी को ही अपन क्या बोलेंगे, ये चट्टान या सेल का रूप होगा। यानी अब बात क्लियर है कि कोई भी पदार्थ है जो भू प्रॉपर्टी पे पाया जाता है, वो चाहे मुलायम हो या कठोर हो, उन सभी को अपन सेल कहेंगे। हाँ, उसका रूप अलग हो सकता है, वो ग्रेनाइट हो सकता है, बालू का पत्थर हो सकता है, बेसाल्ट हो सकता है, ग्रेबो हो सकता है, पेरिडोटाइट हो सकता है, मार्बल है वो हो सकता है। वो कायांतित सेलों से जो रूप बदलेगा सोना पत्थर का, उसकी वजह से होगा। तो कहने का उसका रूप कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सभी एक शब्द के अंदर तो क्या है, वो सेल का रूप तो होगी ही होगी। आई बात समझ में? अभी देखिए जो खड़िया मिट्टी होती है, जिसको सौग बोलते हैं, दूसरी तरफ अपन देखते हैं कि जो सोना पत्थर है, ये दोनों क्या होती है, जो प्रवेशीय सेलें होती है, प्रवेशीय, उसका उदाहरण है। अब एक चीज तो समझना है कि सेल कठोर या मुलायम भी हो सकती है, दूसरी तरफ ये है कि सेल है वो प्रवेशीय भी हो सकती है। प्रवेशीय का मतलब होता है कि जब पानी है उन चट्टानों के ऊपर जाता है तो उससे क्या हो जाती है, वो गीली हो जाती है और उसकी वजह से वो क्या हो जाती है, टूटने हो जाती है, उसका क्या हो जाता है, वियोजन हो जाता है। तो खड़िया पत्थर एक शौक होती है, जैसे अपन देखिए उसको पानी में आप डालोगे तो कुछ देर के बाद पहले तो वो पूरी भीग जाएगी, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, उसका वियोजन होता है, घोल बन जाता है, एक प्रकार सॉल्यूशन हो जाएगा वो। उसी तरह से सूना पत्थर होता है, जब वो पानी में डालते हैं तो उसमें देखिए अपन धुआं निकलना शुरू हो जाता है। एक पत्थर का जो टुकड़ा है वो उसको पानी के अंदर डालते हैं तो एक प्रकार का जो सूना पत्थर वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जब वो H2O के साथ क्रिया करता है
तो सीधी सी बात है उसका क्या हो जाता है, घुलन की जो क्रिया वो हो जाती है और उससे वो ये सेल क्या हो जाती है, घुल जाती है। अब ये दोनों सेल है, खड़िया जिसको सॉक बोलते हैं और लाइमस्टोन है, ये प्रवेश, इसके अंदर पानी प्रवेश होता है, कहने के लिए पानी है वो रिसकर जॉइंटों में वगैरह है वहाँ पे पहुँच जाता है। दूसरी तरफ ऐसी सेल भी होती है जो अप्रवेशीय का उदाहरण होती है, जैसे स्लेट होती है, क्या होती है। अब ये जो स्लेट है वो सेल तो है लेकिन वो किस रूप में पाई जाती है, अप्रवेशी, क्योंकि जो सेल होती है, सॉरी जो ये स्लेट होती है उसके अंदर पानी है वो प्रवेश नहीं कर सकता, इसीलिए ये जो स्लेट है वो अप्रवेशी सेलों का उदाहरण होगा। तो कहने का मतलब जो सेल है वो भूप्रपटी पर चाहे कोई भी पदार्थ पाया जाएगा, वो कोमल रूप में या कठोर रूप में, चाहे वो प्रवेशीय हो या अप्रवेशीय, उन सभी को ही अपन क्या बोलेंगे, सेल कहा जाएगा। तो कुछ सेल प्रवेशी भी होती है, कुछ अप्रवेशी भी होती है, कोमल भी होगी और मुलायम, कोमल या मुलायम भी हो सकती है और कठोर भी हो सकती है, जैसे ग्रेनाइट में बहुत कठोर होती है और ये जो सिक्का ये है वो काफ़ी कोमल या मुलायम मानी जाती है। अब देखिए जो चट्टानों की जो निर्माण होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेशन होगा, उसकी जो रचना होगी, यानी जो भी सेल या चट्टान बनेगी उसका निर्माण होगा या उसकी रचना होगी, तो उसमें बहुत सारे, या अपन यूँ कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो खनिज है उनका योगदान रहता है। यानी जब सेलों का निर्माण या रचना होती है तो उसमें बहुत सारे जो खनिज है उनका क्या रहता है, योगदान रहता है। अपन वैसे ये देखेंगे, ये जो पृथ्वी का जो भूतल है, जो क्रस्ट वाला जो एरिया है, या अपन कहते हैं जो स्थल मंडल है, और ये जो चट्टानें बनती है उसमें बहुत सारे खनिजों का योगदान है। लगभग अपन कहते हैं 2000 से 2000 अपन ये मानते हैं कि ये जितने भी चट्टानें बनती है उसमें लगभग 2000 से अधिक खनिजों का क्या रहता है, योगदान रहता है। लेकिन अपन कहते हैं कि जो इसमें से जो 6 प्रमुख खनिज है, वैसे तो 2000 से भी अधिक खनिज है जिसका चट्टानों के निर्माण में क्या रहता है, योगदान रहता है, लेकिन जो 6 प्रमुख खनिज है जिसका योगदान सबसे ज़्यादा रहता है, यानी कहने का मतलब चट्टानों का निर्माण में वैसे तो 2000 से भी ज़्यादा खनिज है, उनका योगदान रहेगा बनावट में जब उसका निर्माण होगा, लेकिन 6 ऐसे मुख्य खनिज है जिसका योगदान सबसे अधिक रहता है। यानी अपन यूँ मान सकते हैं कि लगभग 98% जो सेल है उसके निर्माण में इन 6 तत्वों का ही योगदान रहेगा। कितने का? और लगभग बाकी की जो अपन कहते हैं 2% जो सेल है उसमें लगभग 98 जो बाकी की जो खनिज है उनका योगदान रहेगा। यानी 98% जो अपन कहते हैं चट्टानें बनती है उसमें इन 6 तत्वों का है वो योगदान रहेगा। अब देखिए पहला जो है वो फेल्सपार खनिज होता है, उसके बाद क्वार्ट्ज खनिज है वो आता है, ओलिवन खनिज है उसका भी योगदान रहेगा, और उसके अलावा अपन ये देखते हैं जो अभ्रक है उसका भी योगदान रहेगा। तो कुल मिलाकर ऐसे 6 प्रमुख खनिज है जिसका योगदान रहेगा। वैसे तो 2000 से अधिक है लेकिन जो 6 खनिज है उनका सबसे ज़्यादा योगदान है और उसको अपन
व्यवस्थित रूप से अभी देखेंगे। जो पहला खनिज है वो फेस्फार है, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे जो खनिज आता है क्वार्ट्ज है। नंबर 3 पे जो है वो पायरोक्सिन है। एम्फीबोलाइट आता है 4 नंबर पे। अब्रक आता है। और ओलिवियन आता है। तो ये अपन कहेंगे कि जो 2000 जो खनिज थे उसमें से ये जो 6 प्रमुख खनिज है उसका क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले नंबर पे फेस्फार खनिज है, उसका योगदान रहेगा। दूसरे नंबर पे क्वार्ट्ज है, उसका योगदान रहेगा। उसके बाद पायरोक्सिन है, उसका योगदान रहता है। और एम्फीबोलाइट है, उसका भी योगदान रहेगा। अब्रक है और जो ओलिविन खनिज है, इन सभी का जो योगदान रहेगा वो जो चट्टान है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। तो ये जो 6 ऐसे खनिज है जिसका सबसे ज़्यादा योगदान रहता है चट्टानों के निर्माण में या उनकी रचना के अंदर। अब अपन देखिए, ये तो ये हो गया कि इन खनिजों का योगदान रहेगा। अब इम्पोर्टेंट जो बात आती है कि जो सेल होती है, एक जनरली अगर अपन देखते हैं, सामान्य रूप से देखते हैं उनको, तो जो चट्टान होती है उनकी जो रचना होती है वो 2 रूपों में होती है। यानी कहने का मतलब जो भी चट्टानें बनेगी वो 2 रूपों के अंदर मुख्य रूप से बनती है। अब वो 2 रूप है, ये या तो वो भूप्रपट्टी के ऊपर बनेगी या धरातल के अंदर बनेगी। अब अपन ये देखते हैं कि सेल है उसके 3 मुख्य भाग है वो माने जाते हैं, 3 मुख्य प्रकार है। एक आग्नेय सेल होता है जिसको इग्नियस रॉक्स भी बोलते हैं, प्राथमिक सेलें भी बोलते हैं। दूसरा है अवसादी या परतदार जिसको सेडिमेंट्री रॉक्स बोलेंगे। और तीसरी है कायांतित या रूपांतरित जिसे मेटामॉर्फिक जो रॉक्स है वो बोलेंगे। अब देखिए, सामान्य रूप से अपन देखें कि जो भी सेल बनेगी वो 2 रूपों में बनती है, एक भूप्रपट्टी के ऊपर, एक धरातल के अंदर। तो भूप्रपट्टी के जो ऊपर बनेगी वो अवसादी सेलें होगी और जो धरातल के अंदर बनेगी वो आग्नेय सेलों का रूप होगी। और तीसरे प्रकार की जो सेलें होती है, जब इन दोनों का, अवसादी का तथा आग्नेय सेल का रूप परिवर्तन हो जाता है, और वो 2 रूप परिवर्तन होगा, वो या तो ताप की वजह से हो सकता है या गतिक होगा, डायनामिक हो सकता है, या थर्मल की जो क्रिया होती है, तापीय क्रिया और जो गति की क्रिया होती है, गतिक क्रिया, उसकी वजह से उसका जो रूप है वो बदल जाता है। इसलिए जो तीसरे प्रकार की जो सेल है उसका है वो निर्माण होता है। तो अभी अपन देखेंगे जो सामान्य रूप से जो सेल है उसकी जो रचना होती है वो किस रूप में होती है।
अब एक जनरली देखेंगे तो सेल की जो रचना होती है वो इस दो जगह होगी। एक तो भूप्रपट्टी के ऊपरी भाग में होती है, धरातल के अंदर। तो जो भूप्रपट्टी के ऊपरी भाग में होगी वो जो सेलें होगी उसको अपन अवसादी सेलें बोलेंगे, या इसको परतदार भी बोलते हैं। जब धरातल के अंदर सेलों का निर्माण होता है, अब देखिए भूप्रपट्टी तो अवसादी सेलों का जो उसका नाम है उसी से पता चल रहा है कि जो अवसाद होता है, जब नदियाँ अपरदन का कार्य करती हैं, परिवहन होता है उसके साथ साथ में, तो जो अवसाद है कंकड़ पत्थर वगैरह उसका क्या होगा, निक्षेपण होता है, एक जगह उसका जमा होगा। तो उसके लगातार एक क्रमिक रूप से लगातार और क्रमिक प्रक्रिया से उसके जमा होने से जो चट्टानें बनती है वो अवसादी चट्टानें हैं, उसका रूप होगा। धरातल के अंदर क्या होगा, जब लावा या मैग्मा होता है, ज्वालामुखी उद्गार के समय जब वो बाहर निकलता है तो कुछ ऐसा पदार्थ होता है, तरल तथा गर्म पदार्थ, जो धरातल के ऊपर पहुंचेगा तब तो वो किसका, लावा का रूप होगा। लेकिन कुछ ऐसा तरल और गर्म पदार्थ होता है जो धरातल के अंदर भाग में क्या हो जाता है, जम जाता है, और जमने से धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, ठंडा होकर ठोस हो जाता है। तो उससे जो चट्टानें बनेगी, जो गर्म और तप्त मैग्मा जो लावा है लगातार ठंडा होने से ठोस होकर क्या हो जाता है, वो जम जाता है, जिससे जो चट्टानें बनेगी वो धरातल के अंदर भी बनेगी। तो वो जैसे आग्नेय शैल है वो इसका रूप होती है। कौन सी होती है, और सबसे पहले यही बनी हुई होने के कारण आग्नेय शैलों को अपन प्राथमिक शैलें हैं वो भी कहते हैं। अब इन दोनों शैलों का क्या होगा, जब स्थान परिवर्तन हो जाता है तो स्थान परिवर्तन के समय उसका रूप भी बदल जाता है। यानी कहने का मतलब होगा, जब ये दोनों प्रकार की शैलें हैं, अवसादी और आग्नेय शैलें, तो उसका स्थान परिवर्तन होता है। और स्थान परिवर्तन के साथ साथ उसका जो रूप है, रूप परिवर्तन भी हो जाता है। अब रूप किसका परिवर्तन होगा, इन दोनों शैलों का रूप किसका परिवर्तन होगा, आग्नेय अवसादी शैलों का। जब इन दोनों का क्या होगा, रूप परिवर्तन होगा, तो तीसरे प्रकार की जो शैलें हैं वो बनती है, जिसको अपन रूपांतरित या कायांतरित शैलें हैं वो कहेंगे। तो जब क्या स्थान परिवर्तन होगा तो उसके साथ उसका रूप परिवर्तन। अब ये स्थान परिवर्तन रूप परिवर्तन है वो दो क्रिया से होगा, तापीय और गतिक होती है। जब ये थर्मल तथा जो डायनामिक जो प्रोसेस होती है, ताप और दाब पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब लगता है, तो अपने देखा पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी की जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्रोत था उसमें पढ़ा था, ताप दाब, ठीक है ना, घनत्व वगैरह। तो ताप और दाब से क्या होगा, ये दोनों प्रकार की जो शैलें होता है उनका क्या होता है, रूप बदल जाता है, और रूप बदलने के कारण ही वो रूपांतरित या कायांतरित शैलें वो कहलाती है। ये तीन प्रकार की शैलें होती है। एक सामान्य रूप से शैलों के बनने की है वो प्रक्रिया, उसको अपन समझ सकते हैं, और संक्षिप्त रूप में। अब देखिए जो शैलों की जो बनावट होती है, उसकी जो स्ट्रक्चर रहता है शैलों का, या उसको अपनी कह सकते हैं तो शैलों का फॉर्मेशन रहता है, वो किस प्रकार से रहेगा। तो अपन देखिए सर्वप्रथम जो अपनी पृथ्वी थी, वो एक तरल अवस्था में थी और बहुत ही गर्म थी। यानी प्रारंभिक जो पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, उसकी उत्पत्ति हो रही थी, उस समय जो पृथ्वी थी वो बहुत ही गर्म थी और तरल अवस्था में भी थी। धीरे धीरे ये जो पृथ्वी है, जो हिमयुग गया, प्लीस्टोसिन हिमयुग वगैरह समय गुजरता गया, तो एक तो ये जो पृथ्वी है वो ठंडी होती गई। आज जिस पृथ्वी को अपन अनुभव कर रहे हैं वो करोड़ों वर्षों की क्रिया की बात है, उसका जो इस रूप या इस अवस्था के अंदर उसका जो परिवर्तन है वो हुआ है। तो जब पृथ्वी का जो प्रारंभिक दौर था, जब उसकी उत्पत्ति हो रही थी, तो उस वो एक तो तरल अवस्था के बाद जो पिघले हुए पदार्थ थे, क्योंकि हमेशा अपन देखिए कि जहाँ पे भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ का जो भी पदार्थ होगा
वो लिक्विड अवस्था में रह द्रव्य अवस्था में। तो सीधी सी बात है कि जब पृथ्वी प्रारंभिक अवस्था में थी तो वो क्या थी, बहुत ही गर्म थी। तो यहाँ के जो पदार्थ थे वो भी किस अवस्था में थे, लिक्विड अवस्था के अंदर ही थे। तो उसके बाद धीरे धीरे वो जो तरल पदार्थ थे वो ठोस होने के कारण, क्योंकि समय गुजरेगा इस पृथ्वी के ऊपर भी करोड़ों अरबों साल के बाद ही जो समय धीरे धीरे गुजरा है, तो जो अपन कहते हैं ये तरल पदार्थ थे वो समय गुजरने के साथ साथ ठोस अवस्था में बदल गए। यानी जो तरल पदार्थ थे इस पृथ्वी के ऊपर, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा है, उसकी उत्पत्ति हो रही थी, जो तरल पदार्थ है उसके ऊपर समय वो गुजरता गया, और समय गुजरने के साथ साथ वो क्या होता है कि ठोस हो गई, और ठोस होकर होने के कारण जमकर, क्योंकि ठोस होगा तो ठोस होने के बाद जो भी पदार्थ होगा वो क्या होगा, जमना शुरू करेगा। तो जो तरल पदार्थ था वो समय गुजरने के साथ साथ ठोस में परिवर्तन होने के कारण वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जमना शुरू हो गया। उसके जमने से, उसके निक्षेपण से जो शैलें बनी हैं उसको अपन आग्नेय शैलें बोलते हैं। यानी एक बात है कि जो आग्नेय शैल है वो कैसे बनी है, तो अपन ये कहेंगे कि जो पृथ्वी का जब निर्माण हो रहा था, पृथ्वी की जो उत्पत्ति हो रही थी, उस समय पृथ्वी बहुत गर्म थी, बहुत तरल अवस्था में थी। तो जैसे जैसे समय गुजरा तो जो तरल पदार्थ था वो ठोस अवस्था में बदला, और ठोस अवस्था में बदलेगा तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जमना शुरू हो गया, और उसके जमने से आग्नेय शैल है उसका क्या हुआ, निर्माण हुआ है। और जब क्या हुआ, पहले प्रकार की शैल है वो बन गई, आग्नेय प्रकार की शैलें हैं, तो उसके बाद आग्नेय शैलों के ऊपर अपर्दन की क्रिया वो प्रारंभ हो गई। जब आग्नेय शैलों के ऊपर अपर्दन की क्रिया प्रारंभ हुई तो जो अपरदित पदार्थ था, क्योंकि सीधी सी बात है अपर्दन का एक ही कार्य होता है कि जो भी पदार्थ होता है उसका परिवहन करना, और एक जगह से तो उसको लेके जाना और दूसरी जगह उसका क्या करना, जमाव करना। तो जब अब आग्नेय शैली बन गई तो उसके ऊपर अपर्दन की क्रिया वो शुरू हो गई, और अपर्दन की क्रिया शुरू होने से जो अपरदित पदार्थ था वो धीरे धीरे क्या होता गया, जमता गया, उसका निक्षेपण है वो शुरू हो गया। तो उसकी वजह से जो अवसाद के जमा होने से, क्योंकि आग्नेय शैलें है उसके ऊपर अपर्दन काम करेगा तो ये चट्टानें कटेगी, उसके कटने से जो क्या होगा, अवसाद होगा, और वो अवसाद धीरे धीरे क्या होगा, जमा होगा। तो उसके जमाव से जो शैलें बनेगी वो अवसादी शैलें होगी। तो ये द्वितीय प्रकार की जो शैलें हैं वो गिनी जाती है। जो प्राथमिक शैलें जिसको बोलते हैं आग्नेय शैलें, उसके बाद जो शैलें बनी है सेकंड नंबर पे, इसीलिए अवसादी शैलें उसको अपन द्वितीयक शैलें भी बोलते हैं, क्योंकि ये आग्नेय शैलों के बाद में बनी हुई होती है। और जो अपर्दन का कारक है वो आग्नेय शैलों के ऊपर काम करता है, तो उससे जो अवसाद होता है उस अवसाद के जमाव होने से ही ये जो दूसरे प्रकार की शैल है, अवसादी शैल है, परतदार शैल है, उसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये दूसरे प्रकार की शैल है वो बनी थी। अब फिर अपन कहते हैं कि जो तीसरे प्रकार की जो शैल है, कायांतरित या रूपांतरित है, तो जब आग्नेय तथा अवसादी शैल होती है इन दोनों शैलों के ऊपर जब तापीय तथा जो गति की क्रिया है वो काम करती है, आग्नेय तथा अवसादी की शैलों के ऊपर तापीय तथा गति क्रिया के कारण उसका जो रूप बदलेगा, क्या होगा, उसका जो रूप बदलेगा, उसके रूप के बदलने के कारण जो शैलें बनेगी वही रूपांतरित या कायांतरित है, उसका क्या होगा, कायांतरण हो जाता है, ठीक है ना, उसका रूप है वो बदल जाता है। और उससे, और ये आग्नेय अवसादी शैलें क्यों अपना रूप बदलेगी, क्योंकि उसके ऊपर कौन सी क्रिया काम करेगी, तापीय और गतिक क्रिया। यानी बात ही समझनी है कि आग्नेय तथा अवसादी शैलों का रूप तो बदलेगा, लेकिन वो किस वजह से बदलता है, वो ताप तथा गति के कारण। जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसमें ताप तथा दाब है, वो दोनों क्रिया लगेगी, और दोनों क्रिया जब काम करेगी
तो ऑब्वियसली अपन देखेंगे कि जो आग्नेय तथा अवसादी सेल है उसका रूप बदलना ही बनेगा, और उसके बदलने से ही तीसरे प्रकार की जो सेल है उसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये अपन कहते हैं कि जो सेल होती है उसकी जो बनावट होती है वो इस प्रकार से होती है। तो देखिए, तो पहले आग्नेय सेल है वो बनती है, उसके ऊपर अपदन काम करके अवसादी, जब इन दोनों का ताप तथा गति के कारण रूप बदल जाएगा तो उससे तीसरे प्रकार की जो सेल है वो रूपांतरित या कायांतरित सेल है उसका निर्माण होगा। अब देखिए, एक चीज और यहाँ पे समझने वाली है, ये तीनों प्रकार की जो सेलें हैं इन सभी सेलों के अंदर जो चक्रीय अवस्था है, साइक्लिंग जो प्रोसेस है वो देखने को मिलती है। एक जैसे चक्र होता है, अब चक्र का मतलब जैसे सबसे पहले आग्नेय सेलें बनी थी, रूप बदला, अवसादी हुई, इसका इन दोनों का रूप बदला, कायांतरित हुई, कायांतरण का भी वापस पुनः कायांतरण होता है, वापिस इस प्रकार की सेलें बनती है, उसके बाद वापिस इसके ऊपर अपरदन का काम करेगा तो अवसादी बनेगी, वापिस इन दोनों का ऊपर ताप और दाब की क्रिया काम करेगी, कायांतरित बनेगी। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, यानी एक प्रोसेस पूरी हो गई, दूसरी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है, दूसरी खत्म हो गई, तीसरी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए अपन कहते हैं जो सेल होती है उसके अंदर एक प्रकार का जो कायांतरण है वो लगातार चलता रहता है। ये जो प्रोसेस है वो क्रमिक रूप से लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, रुकती नहीं है। अब कहने का मतलब पहले आग्नेय है, टूटेगी, अवसादी, ये टूटेगी, अब जब इन दोनों का रूप बदलेगा, ताप और गति के कारण तो कायांतरित, और कायांतरण का भी वापस क्या होता है, पुनः कायांतरण होता है, और पुनः कायांतरण की वजह से ये चट्टानें क्या होती है, टूटती है, और उसके बाद वापस वो आग्नेय सेलें, फिर वापस अवसादी, फिर वापस, तो ये प्रक्रिया लगातार है वो चलती रहती है। और इसीलिए अपन कहते हैं इन जो भी सेलें बनती है वो एक सक्रिय अवस्था का है, वो रूप मानी जाती है। यानी दूसरी बात है, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास ये गवाह है कि हमेशा जो सेल का निर्माण होता है वो पृथ्वी के जितने भी भूगर्भिक इतिहास है सभी में उसका निर्माण होता रहा है, और भविष्य में भी होता रहेगा, और वर्तमान में भी हो रहा है। यानी कहने का मतलब चट्टानों का जो निर्माण है, जो सेलों का निर्माण है, वो कभी रुकता नहीं है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया। किसी न किसी भाग के अंदर चट्टानों का निर्माण है वो लगातार चलता रहता है, और भूगर्भिक इतिहास है वो इसी प्रकार के जो संकेत है वो देते हैं। तो चट्टानों का पृथ्वी की, अब दूसरी बात है जो चट्टान है उसका उपयोग क्या है। अब जैसे मान लो जियोलॉजी है, जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो सेलों का अध्ययन तो अपन कर रहे हैं कि भाई आग्नेय है, अवसादी है, कायांतरित, तो इसका उपयोग क्या किया जाएगा। तो अपन देखिए, जो पृथ्वी की आयु होती है, ये जो अर्थ पृथ्वी की आयु तथा जो उसका भूगर्भिक इतिहास है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसकी, तो जो चट्टानें होती है वो तो एक तो पृथ्वी की आयु तथा दूसरा उसका जो जियोलॉजिकल जो हिस्ट्री होती है उसको ज्ञात करने में योगदान करती है। यानी पृथ्वी की आयु को ज्ञात करना है तो उसकी जो चट्टान है उसी का सर्वे करके, उसी का अध्ययन करके ये पता किया जा सकता है कि जो पृथ्वी का जो आयु है वह कहाँ तक है, हो सकती है, कितनी हो सकती है, और जो उसका जियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है, जैसे कोई भी भूभाग होगा उसका जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री होगा
उसका अध्ययन भी चट्टानों के आधार पर ही किया जा सकता है। इसीलिए अपन कहते हैं कोई भी स्थलीय भूभाग होता है तो वहाँ की जैसी चट्टानें हैं उन चट्टानों के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि वो भूभाग नवीन है या पुराना है, ये कौन सा भूभाग पहले बना हुआ, कौन सा भूभाग बाद में बना हुआ, और किस प्रकार की इसकी जो स्ट्रक्चर है उससे पता चल जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो चट्टानें होती है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है पृथ्वी की आयु तथा उसके भूगर्भिक जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसको ज्ञात करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि जो चट्टानें होती है वो पृथ्वी के इतिहास के पन्ने मानी जाती है। एक सेंटेंस है, तो कुल मिलाकर बात यही है कि जो चट्टानें होती है वो पृथ्वी के इतिहास के पन्ने होती है। जैसे अपन बुक होती है उसके अंदर एक पेज होता है उसको उलट कर देख सकते हैं, उसी तरह से अपन लेके जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में चट्टानें पाई जाती है उसका अध्ययन करके अपने उसका जो इतिहास है उसको जान सकते हो। और स्पेशली कौन सा इतिहास, यहाँ पे कोई हिस्ट्री नहीं है, या जियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है उसको जान सकते हो, उसका भूगर्भिक इतिहास है उसको अपन जान सकते हैं। इसीलिए कहते हैं जो शैल होती है एक महत्वपूर्ण स्रोत होती है पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास तथा पृथ्वी की आयु को ज्ञात करने के। इसीलिए इन चीज़ों का यहाँ पे जियोलॉजी तथा जो ज्योग्राफी है उसके अंदर इस चीज़ों का है वो अध्ययन किया जाता है। अब यही इसके बाद अपन देखेंगे कि जो सेल है उनका जो वर्गीकरण है वो क्या, और आपका ये जो टॉपिक है उसके अंदर सेलों का जो वर्गीकरण है आग्नेय है, अवसादी और कायांदित है, इसके बाद से अलग अलग भाग है वो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है वो माना जाता है। उनका वर्गीकरण भी पूछते हैं, आग्नेय का भी पूछ सकते हैं, अवसादी का भी पूछ सकते हैं और कायांतरण का भी पूछ सकते हैं। और जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है उसकी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है माना जाता है ये टॉपिक। तो ठीक है, उस पर्पज़ से भी जो चीज़ है उसको थोड़ा प्रिपेयर करना इस लेसन को। चट्टानों का वर्गीकरण, तो देखिए जो सेल होता है, सेल है उसका जो क्लासिफिकेशन होगा उसके लिए देखते हैं कि जो सेल है उसको सामान्य रूप से उसका जो निर्माण होता है, उसकी जो उत्पत्ति होती है उस प्रक्रिया के आधार पर इसको अपन विभाजित करते हैं। यानी जो भी सेल होगी उसका जो निर्माण होता है तो निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके आधार पर उसको विभाजित किया जाता है। तो कहने का मतलब है सेलों का जब निर्माण होता है तो उस प्रक्रिया के आधार पर इसको अपन अलग अलग भागों में वो विभाजित करते हैं। तो पहला इसका जो वर्गीकरण है वो बनावट की प्रक्रिया के आधार पर होता है, यानी जो सेलों का निर्माण हो रहा है तो उस आधार पर उसका विभाजन है वो किया जाएगा कि नहीं, कौन सी सेल पहले बनेगी कौन सी सेल बाद में बनेगी, उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, उसका क्या फॉर्मेशन रहेगा वो उसको पढ़ेंगे। तो चट्टानों का जो वर्गीकरण है वो पहला है बनावट की प्रक्रिया के आधार पर है। चट्टानों का वर्गीकरण है उसमें पहला जो वर्गीकरण है बनावट बनावट की प्रक्रिया के आधार पर मेथड ऑफ फॉर्मेशन।
तो ये मेथड ऑफ फॉर्मेशन है, इसके आधार पर अपन देखते हैं कि जो सेल है वो 3 प्रकार की होती है। यानी जो बनावट की प्रक्रिया है उसको आधार पर अगर देखा जाएगा तो जो सेल है उसको 3 भागों में अपन बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? और वही 3 प्रकार की जो सेल है अपन बार बार जो सामान्य रूप से अपन कहते हैं, कोई सीधे ही आपको ये सवाल पूछता है कि भाई सेलें कितने प्रकार की होती है, तो जनरली आप ये बता दोगे, सामान्य रूप से ये बता दोगे, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। ये जो वर्गीकरण है आग्नेय, अवसादी और कायांतरण का, ये बनावट की प्रक्रिया के आधार पर ही है। किसके आधार पर है? मेथड ऑफ फॉर्मेशन के आधार पर ही। यानी जो सेलें बनती है तो उसकी जो बनावट की प्रक्रिया है वो किस प्रकार की होगी, उसके आधार पर ही ये होता है। वर्गीकरण है वो ये वर्गीकरण है, यानी बनावट की जो प्रक्रिया है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन है, उसके आधार पर जो सेल है वो 3 प्रकार के होते हैं। और इसी को अपन एक प्रकार का चट्टानों का सामान्य सा वर्गीकरण है वो अपन बोल सकते हैं। अब देखिए जो अब इसके अंदर जो ये जो बनावट की प्रक्रिया मेथड ऑफ फॉर्मेशन, उसके आधार पर ये 3 है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। अब पहली जो सेल है आग्नेय सेल है उसको इग्नियस रॉक भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। ये जो इग्नियस रॉक है, अब एक्चुअली में क्या है, ये लैटिन भाषा का जो शब्द है इग्निस, इग्निस उससे बना हुआ है। इसका अर्थ होता है अग्नि होता है। क्या होता है? ये जो इग्नियस है जो लैटिन शब्द है उससे बना हुआ है, तो ऐसा ये प्रतीत होता है कि इसका संबंध आग से होगा, अग्नि से होगा। लेकिन वास्तव में ऐसा देखते हैं कि अग्नि से नहीं है, लेकिन क्योंकि जो लावा तथा मैग्मा होता है बहुत गर्म होता है, बहुत हीट वाला होता है, उसकी वजह से ये चट्टानें बनती है। और वास्तविकता ये है कि वो उसकी वजह से बनती है, इसका आग से या अग्नि से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। वो लावा जरूर क्या होता है, गर्म होता है, उसकी वजह से। इसीलिए अपन कहते हैं जो इग्नियस रॉक होती है वो जो लैटिन शब्द है इग्नियस, जिस उससे बना हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है, अग्नि है, वो होता है। अब देखिए जो मैग्मा तथा लावा होगा, ये जो सेलें बनती है, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैग्मा तथा लावा में डिफरेंस होता है, लेकिन डिफरेंस किसको लेकर रहता है वो चीज़ समझनी है। देखिए जब तरल तथा गर्म पदार्थ धरातल से ऊपर आता है, यानी जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो तरल तथा गर्म जो पदार्थ होता है वो धरातल से ऊपर आता है, धरातल से ऊपर आ गया, स्थलीय भाग पर वो पहुंच गया, तब तो वो क्या बनेगा, लावा बनेगा। क्या बनेगा? लावा। यानी तरल तथा गर्म पदार्थ ज्वालामुखी विस्फोट के समय वो धरातल के ऊपर आ जाता है स्थलीय भाग में, तब तो वो क्या बनेगा, लावा। लेकिन तरल तथा गर्म पदार्थ होता है जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उस समय क्या होता है कि वो धरातल के ऊपरी भाग में नहीं आ पाता है, अंदर ही क्या हो जाता है, वो शीतल तथा ठोस होकर क्या हो जाता है, जम जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्मा। हम सीधा सा एक ही फर्क है इस चीज़ में कि जब धरातल के ऊपर आता है तब तो वो लावा, और धरातल के अंदर ही रहेगा तो मतलब वो क्या है, मैग्मा है, उसका रूप होगा। तो देखिए मैग्मा और लावा के शीतल होने से निर्मित जो सेलें होती है उसको अपन आग्नेय सेलें बोलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर देखते हैं, यानी जो आग्नेय सेल है उसके उदाहरण कौन कौन से होंगे, तो ग्रेनाइट,
बेसाल्ट, ग्रेबो और पेरिडोटाइट है वो इसका उदाहरण होती है। कठोर शैलें होती है, ये भी काफ़ी गहराई में पाई जाती है। तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो, पेरिडोटाइट ये जो शैल है वो सब किसके रूप मानी जाती है? आग्नेय शैल है उसका रूप है वो मानी जाती है। अब ये क्या है, इसके निर्माण में मैग्मा या लावा का है वो योगदान रहता है। तो इसका अग्नि से तो अपन कहते हैं कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन लावा गर्म जरूर होता है, ठीक है ना। तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो तथा पेरिडोटाइट जो शैल है वो आग्नेय शैल है उसका उदाहरण होती है। दूसरी अभी अपन देखेंगे अवसादी, जिसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक होती है, अब देखिए जो अवसाद है, क्योंकि आग्नेय शैलें बनेगी तो उसके ऊपर अपरदन का कारक वो काम करेगी, तो उससे क्या अवसादों के जमाव से या जो जीवाश्मों के जमाव से जो निर्मित शैलें होती है, क्योंकि ये सेल बनी हुई है इसके ऊपर अपरदन का काम करेगी तो वो उसका अवसाद होगा। उसके जमाव से जो सेलें बनेगी जिसमें जीवाश्म का अवशेष भी हो सकता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वो सेडिमेंट्री रॉक्स है उसका क्या होगी, उदाहरण होगी। जैसे अपन देखते हैं बालू का पत्थर होता है, सैंडस्टोन, इसका एग्जाम्पल है अवसादी का सैंडस्टोन है। कॉन्ग्लोमेरेट होता है, सिक्का मिट्टी है, सॉरी क्ले है, और जो खड़िया पत्थर होता है, सूना पत्थर है, ये भी उसका उदाहरण है। तो देखिए जो अवसादी शैलें है उसमें बालू का पत्थर, सैंडस्टोन है, कॉन्ग्लोमेरेट है, चिक्का मिट्टी है, क्ले जिसको खड़िया पत्थर है, सॉक है, और सूना पत्थर है जो लाइमस्टोन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये तो ये जो उदाहरण है ये सब किस प्रकार की शैलें हैं, अवसादी शैलें हैं उसका उदाहरण है। और अवसादी शैलों में जीवाश्म का अवशेष पाया जाता है, और इसमें एक जो अवसाद है उसकी एक के ऊपर दूसरी के ऊपर तीसरी लगातार परत है वो जमा होती जाती है, इसीलिए अवसादी शैलों को अपन परतदार शैलें वो भी कहेंगे। फिर आती हैं तीसरे प्रकार की जो शैलें हैं जिसको अपन बोलते हैं रूपांतरित शैलें बोलेंगे, कायांतरण या रूपांतरण। तो देखिए जब इन दोनों शैलों के ऊपर ताप तथा दाब की जो क्रिया काम करती है, टेम्परेचर तथा प्रेशर की, तो उससे आग्नेय तथा अवसादी जो शैलें होती है उसका क्या हो जाता है, रूप बदल जाएगा। यानी इन दोनों के ऊपर ताप तथा दाब की जो क्रिया है वो काम करेगी, तो इन दोनों शैलों का रूप बदलने से तीसरे प्रकार की जो शैल है उसका निर्माण होगी। तो उसको भी देखते हैं किस किस का जो रूपांतरण है वो होता है। तो देखिए सूना पत्थर होता है, लाइमस्टोन, उसका जो रूपांतरण होता है, क्योंकि ये शैलें किस प्रकार की है, सूना पत्थर अवसादी शैलें, द्वितीयक शैलें, तो उसका जो रूपांतरण होता है सूना पत्थर तो वो मार्बल में बदलता है। किसमें बदलेगा, ये। उसके बाद फिर अपन देखिए कि जो बेसाल्ट होती है
तो वो सिस्ट के अंदर बदलेगी, सेलें होती है। सिस्ट। उसके बाद फिर अपन देखते हैं कि जो कॉन्ग्लोमरेट होता है वो निस जो सेलें होती है उसमें बदलती है। फिर अपन ये देखेंगे जो सिक्का मिट्टी तथा सेल जो सेलें होती है देखिए यहाँ पे समझना है, एक तो ये सेलें होती है, ऐसे लिखते हैं अपन, एक ये होता है, जब एक मात्रा होगी तो वो सेलों का दूसरा रूप होता है SSALE, ठीक है ना। अब ये जो बदलती है वो स्लेट के अंदर बदलेगी, ये। उसी तरह से अपन देखिए जो बालू का पत्थर होता है वो क्वार्ट्ज में बदलता है। क्वार्ट्जाइट, ठीक है। तो ये जो क्वार्ट्जाइट है, ये बालू का पत्थर जो सैंडस्टोन होता है उसका जब रूपांतरण होता है तो वो क्वार्ट्ज बनेगा, मतलब बालू का पत्थर से। ये बालू का पत्थर है वो अवसादी सेल होती है, अवसादी सेलों का जो रूपांतरण किसमें होता है, इस क्रिया के अंदर होगा। उसके बाद अपन देखिए ग्रेबो होती है सेलें, वो सर्पेंटाइन में बदलती है। ये तो कुल मिलाकर, चाहे आप सोना पत्थर का उदाहरण लो, बेसाल्ट का उदाहरण लो, कॉन्ग्लोमरेट का हो, चिक्का मिट्टी का लो, या बालू का पत्थर का लो, या ग्रेबो, ये जितनी भी सेलें हैं उसमें कुछ अवसादी भी हैं और कुछ आग्नेय भी है। इन दोनों का जो रूप होता है ताप और दाब की वजह से कालांतरित में होगा। तो ये तीसरे प्रकार। तो अभी अपने पढ़ा था जो बनावट की प्रक्रिया, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, उसके आधार पर आग्नेय, अवसादी तथा जो कालांतरित सेलें है वो होती है। तो अगला जो अपना लेसन होगा इस टॉपिक का, तो उसमें अपन आग्नेय सेलें हैं उसको, उसके बाद अवसादी, उसके बाद जो कालांतरित सेल है उसका विस्तार से वो अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।